ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम पाइथन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ नया चीज़ के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिकली हर चीज़ को आज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था कि पाइथन क्या है और उसके अलग अलग की फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमने कहीं पे भी प्रैक्टिकली चीज़ों को करके नहीं देखा था। और आज हम प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखेंगे और पाइथन के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अभी मेरे पेज को देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल के पेज को ओपन किया है और हमें सबसे पहले पाइथन के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल करना है। और हम यहाँ पे कैसे हम करेंगे, जस्ट सबसे पहले उसको डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे जस्ट हमने लिख दिया है पाइथन डाउनलोड, यानी गूगल पे आपको जाना है और सिंपली टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। और यहाँ पे पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, जस्ट उसी जो फर्स्ट लिंक आप देख पा रहे हैं, python.org, जस्ट इस पर्टिकुलर जो लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी अपडेटेड होगा, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ 3.12 यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कल जो है इसका न्यू वर्जन आ जाए, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी अपडेटेड है, यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.12.3, जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है। राइट, जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी डाउनलोड होगा। बट ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, बहुत ही छोटा सा फाइल है और ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 25 MB का ये है और ये डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होने के बाद अभी मैं डाउनलोड फोल्डर में आ चुका हूं और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे पाइथन का जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे डाउनलोड होने से पहले, डाउनलोड तो हो चुका है लेकिन इंस्टॉल करने से पहले का जो प्रोसेस, हम एक चीज और हम करके देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें चेक करना है कि मेरे सिस्टम में अभी पाइथन कोडिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं, जस्ट आप सर्च बार में जाएंगे और CMD आप टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। इसको हम जस्ट ओपन करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इस ब्लैक स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, यही जो है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। और यहाँ पे हम कैसे हम चेक कर सकते हैं उसको देखिए। ये कमांड थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको जस्ट टाइप करना है पाइथन, स्पेस देना है और 2 बार माइनस माइनस साइन आपको देना है और यहाँ पे वर्जन देना है। और जैसे आप ये लिखने के बाद जस्ट आप एंटर प्रेस करते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, अगर ये मैसेज आपको दिखा रहा है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद ही आप पाइथन के कोडिंग को कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज पहले आपको दिखा दे ताकि आपको समझ में आए कि अभी मेरे सिस्टम में इस वक्त कोई भी पाइथन का चीजें नहीं इंस्टॉल है। आपके सामने में हम इसको इंस्टॉल करेंगे ताकि आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे और आप अपने लैपटॉप में भी इस चीज को आपको करके आपको देखना है। राइट, तो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ये जस्ट आपको टाइप करना है, ये चीजें आपको यहाँ पे देख पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कमांड को आप समझ पाए होंगे। जस्ट पाइथन हाइफन हाइफन स्पेस देते हुए और फिर वर्जन आपको देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अब इंस्टॉल हम किस तरीके से हम करेंगे। और फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज करके रखता हूँ। अभी आपने देखा कि हमने जो डाउनलोड किया हुआ है पाइथन 3.1, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हम किस तरीके से करते हैं, जस्ट आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे कुछ परमिशंस मांगेगा और जस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपको देख देख पा रहे होंगे, राइट ना। लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक चीज आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एड पाइथन डॉट ईएक्सी टू पाथ, ये जो चेकबॉक्स है, एक तो चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट वहाँ पे टिक किया हुआ था जिसको हमने टिक नहीं किया है, लेकिन नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको जरूर आप टिक कर ले, कंपलसरी तौर पे इस चीज को टिक कर ले। तो मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया हुआ है। और अब ये पार्ट होने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का जो बटन है इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टली आप कोडिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो पाइथन का सॉफ्टवेयर हो गया, पाइथन के लिए चीजें हो चुका है, लेकिन हम एडिटर क्या यूज हम करेंगे। एडिटर का मतलब क्या, जहाँ पे हम पाइथन का कोडिंग करेंगे और हमें आउटपुट किस तरीके से मिलेगा। और
सारी चीजें हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है उसको फिर आगे का प्रोसेस हम उसको करके हम देखेंगे। अब देखिए बात करते हैं आईडी का। आईडी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, जो एडिटर होगा उसमें हम किस तरीके से काम करेंगे। इसके लिए आप VS कोड यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप सिंपल सा नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका सेटअप जो प्रोग्रेस में चल रहा है, इसके साथ भी एक IDLE आता है, और उसके उस पे भी आप जाके आप कोडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग एडिटर से कोडिंग वही चीजें हैं, आप कोडिंग आपको जहां भी करना है आप कर सकते हैं, किसी भी एडिटर पे कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा, हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उसको अलग अलग एडिटर्स पे भी कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं, क्या कमांड होगा। अगर आप को नोटपैड प्लस प्लस पे कोडिंग करते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो वो हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है मैं स्किप नहीं करूंगा, ताकि आप जो अपने सिस्टम पे आप करेंगे तो आपको भी हर एक चीज़ आसानी से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है, बट हम वेट करेंगे ताकि कंफ्यूजन कहीं पे भी ना हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट हम करेंगे। अभी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और आप देख पाएंगे यहाँ पे सेटअप हुआ सक्सेसफुल। और अब आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दें। ठीक है, ये ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, एक बटन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे क्लोज, इसको जस्ट आप क्लोज कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और अब आप डायरेक्टली अब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए वापस से। उस टाइम आपने देखा था कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज दिखा रहा था जब हमने ये चेक किया था। अब यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन अगर हम करते हैं, अभी भी आपको यही प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि अभी जो कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन किया हुआ था बाय डिफॉल्ट वो ऊपर वाला ही हमें आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, क्रॉस कीजिए, और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। और अब यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आप डालिए। अब आपको उसका वर्जन आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन करके रखा था पहले, जब चेक करते वक्त वहां पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से क्लोज कर देना है, और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिएगा। और उसके बाद फिर पाइथन हाइफन हाइफन या माइनस माइनस जो भी आप वहां पे टाइप करेंगे, दोनों एक ही चीज होता है, माइनस माइनस और हाइफन हाइफन। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट वर्जन आपको देना है। और अभी आप देख सकते हैं कि पाइथन का ये वर्जन जो है 3.12.3 हमने इंस्टॉल कर लिया है। राइट, यानी अब आप अपने सिस्टम में पाइथन के प्रोग्राम को आप डायरेक्टली आप रन कर सकते हैं। तो कैसे रन हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो पार्ट है कमांड प्रॉम्प्ट, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अलग अलग जो एडिटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि आप सिंपल सा नोटपैड में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी आप कोडिंग कर सकते हैं। इवन आप इसका जो IDE है, IDLE इसको बोलते हैं, देखिए कैसे करना है। आपको ध्यान देना है, सर्च बार जो नीचे आप देख पा रहे हैं ना, सर्च बार, वहां पे जस्ट आपको जाना है और आपको जस्ट लिखना है IDLE। ठीक है, ये उस टाइम नहीं था। ये बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, तो उस इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, IDLE पाइथन का जो भी हमने वर्जन था यूज किया था वही दिखा रहा है। जस्ट इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेते हुए, और ये IDLE जो है ये ओपन होगा, और फिर आप यहाँ पे कोडिंग डायरेक्टली आप कोडिंग कर सकते हैं। तो कैसे कोडिंग होगा उसको भी देखते हैं। अभी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये टाइम कुछ और टाइम ले लेता है, तो इसको आप इग्नोर करते हुए यहाँ पे डायरेक्टली आप देखिए कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो आईडी, इसी को, ये जो हमारा एडिटर है और इसी एडिटर पे हमें कोडिंग करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, कुछ कैलकुलेशंस करना है, तो हम कैसे हम कर सकते हैं पाइथन में। उससे पहले आप थोड़ा सा हम कंसेप्ट से समझेंगे एक वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है, और फिर उसके बारे में समझने के बाद फिर हम वापस से हम यहाँ पे कोडिंग पे आएंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। देखिए अभी मैंने एक व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर किया है, और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कुछ आइडिया है? प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू आप जरूर बताएं कि वेरिएबल का मतलब क्या समझते हैं। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं देखा होगा तो डेफिनेटली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले आपको वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है वेरिएबल? देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है x = 10। राइट, अब x = 10 अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे जो टर्म है
यहाँ पे x = 10 में कितने टर्म्स हैं उस चीज पे आपको फोकस्ड होकर समझना है कि अलग अलग यहाँ पे टर्म दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x है, और फिर यहाँ पे 10 है, और एक और है बीच में, क्या है, इक्वल साइन है। राइट, ये तीन पार्ट यहाँ पे आपको समझना है। तो नॉर्मली वेरिएबल को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि नॉर्मली आप में से कुछ बोल रहे हैं कि वेरिएबल जो चेंज होता है, देखिए वो अलग पार्ट होता है। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वो स्टोरेज लोकेशन जो होगा वो कहाँ है, उस लोकेशन का क्या नाम होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको उसको स्ट्रक्चर के थ्रू चीजों को समझाऊं तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ एक मैंने, एक मान लीजिए कंप्यूटर में एक जगह है, और इस लोकेशन का जो नाम है मैंने दे दिया है एक्स, और इसमें कुछ वैल्यू को हमने स्टोर किया हुआ है। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर में आप कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं या कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x = 10, तो कंप्यूटर के अंदर में किस तरीके से काम करेगा, तो कंप्यूटर से यहाँ पे एक स्पेस उसने लिया है, और इस स्पेस का नाम हमने कुछ दे दिया है, जो कि हमने नाम क्या दे दिया, x। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसका भी एक अलग से हम डिस्कस हम करेंगे, लेकिन उसके अंदर में जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे 10 आप दे देते हैं। तो ये 10 जो है स्टोर है किसमें है, एक्स मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सम वैल्यू, और वो जो लोकेशन है उसी लोकेशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल का नाम कहते हैं। यानी ये जो एक्स है इसी को हम वेरिएबल का नाम कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स को हम क्या कहेंगे, यस बताएंगे, यस एक्स को हम क्या कहेंगे, ये वेरिएबल का वेरिएबल नेम है, या इसको एक और टर्म हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर भी इसको हम कहते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे मेमोरी होंगे, और उसके अंदर में अलग अलग वैल्यूज स्टोर होंगे। तो आप किसी भी चीज को, जैसे कि मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा एलोबरेट आपको करके आपको बताऊं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है, एक बड़ा सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर का मेमोरी है। अब इसके अंदर में हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं ना। अब जैसे ये मान लीजिए ये एक स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, इस तरीके से n नंबर ऑफ जो है यहाँ पे उसके अंदर सेल हो सकते हैं। और इस सभी सेल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स तो है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए सभी का एक नाम होना चाहिए, और होता ही है। राइट। तो नाम से ही हम आइडेंटिफाई हम करेंगे। तो यहाँ पे सभी का एक नाम देना होगा। यानी ये जो पर्टिकुलर लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हो, इसको हमने क्या बोल दिया कि ये जो है, ये मान लो जो ए नाम दे दिया मैंने, इसका नाम जो है बी हमने दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया, इसका नाम हमने डी दे दिया, इसका नाम ई दे दिया, इसका नाम एफ दे दिया। तो अब हम मुझे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। अब मान लीजिए कि अगर मैंने सब में कुछ वैल्यू में असाइन कर दूं, मान लीजिए कि इसमें मैंने 10 दे दिया है, इसमें हमने 11 दे दिया है, इसमें हमने 12 दे दिया है, यहाँ पे हमने 13 दे दिया है, 14 दे दिया है, और यहाँ पे 15 दे दिया। तो ये नाम देने से क्या हुआ कि आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 15 जो है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, तो आप डायरेक्टली बताओगे कि 15 जो है एफ वेरिएबल में स्टोर है, यानी इस वेरिएबल का नाम एफ है। अगर मैं बोलूंगी 14 किसके पास है, तो आप बोलोगे ई के पास में है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक नाम दे दिया, एक आइडेंटिटी दे दिया। इसलिए वेरिएबल का जो नाम होता है उसको हम, अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, पाइथन के टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर हम कहते हैं। मतलब आइडेंटिटी के लिए उसको इसको हम यूज हम करते हैं, और इसीलिए इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा, ठीक है, कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और कंप्यूटर के अंदर में जो मेमोरी होता है उस मेमोरी का कुछ नाम होता है, उस लोकेशन का नाम होता है जिसमें उस वैल्यू को स्टोर किया है, और उसी मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल का नाम कुछ नाम दे देते हैं, और उसी को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। क्लियर होगा? राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, क्या कि जो इक्वल साइन है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं। कि 10 को हमने असाइन किया है एक्स में। असाइन करना, स्टोर करना, आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, जैसा आप समझिए। ठीक है। तो x = 10 मतलब क्या कि 10 जो है x में असाइन हो रहा है, या 10 जो है x में स्टोर हो रहा है। राइट। अब
थर्ड पॉइंट जो आ रहा है क्या, कि ये जो 10 है इसको हम क्या बोलेंगे। तो इसको आप, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब क्योंकि हमने 10 रख दिया तो 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन इसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इसको कहेंगे, इसको हम कहते हैं लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, लिटरल्स बोलिए, या सिंपल समझने के लिए इसको हम वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वेरिएबल, कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को आपको स्टोर करना होता है तो आप एक वेरिएबल में उस चीज को स्टोर करते हैं, और वेरिएबल का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर हम कहेंगे। इक्वल साइन जो होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं, और इसी असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में हम असाइन करते हैं या स्टोर करते हैं, और ये जो वैल्यू है इसी को हम लिटरल्स भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर एंड लिटरल्स, तो आपको बताना है कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या, जो वेरिएबल का नाम होता है उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और उस आइडेंटिफायर के अंदर में जो वैल्यू स्टोर होता है उसी को हम लिटरल्स कहते हैं। क्लियर होगा ये पार्ट? प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन दे कि इस चीज को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि अब हम इसका यूज हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, पाइथन में कैसे करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, C++, जावा या C#.NET की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि वो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने x = 10 लिखा है, तो वहां पे आपको बताना होता है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं C++, जावा की बात करूं, वहां पे हमें ये बताना होता है कि जो 10 है ये कौन से टाइप की वैल्यू है। समझ रहे हैं आप क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो 10 है कौन सी टाइप की, यानी लिटरल्स का टाइप क्या है, ये जो वैल्यू का टाइप क्या है, कि ये होल नंबर में है या फ्रैक्शन में है। जैसे है ना x = 10 लिखा, तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर मुझे पॉइंट वाली चीजों को स्टोर करना हो कि x = 10.45 या 10 पॉइंट समथिंग लिखना होगा, तो उसका डेटा टाइप का कंसेप्ट आ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, कि किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें कि x = 10 है, तो 10 कौन सी टाइप की वैल्यू है, तो 10 नॉर्मली जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू होता है। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल समझिए कि 10 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट एक्स, तो यहाँ पे ये होता है क्या, एक्स में हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, और फिर एक्स में हम कुछ वैल्यू को स्टोर हम करते हैं। तो आप डायरेक्टली x = 10 C++ जावा में हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि पाइथन जो होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, कि इंट एक्स आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्स में आप उस इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली x = 10 या x = 10.5 जैसा आपको चाहिए, जिस टाइप की वैल्यू चाहिए उस टाइप की वैल्यू को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। पाइथन इंटरनली उस सब चीजों को समझता है कि कौन सी टाइप की वैल्यू है, और ये होता है पाइथन का वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक है, बट इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी जितना मैंने बताया इसको हम प्रैक्टिकली एक बार करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब हम वापस से ओपन करते हैं अपना IDLE सेल, जो बाय डिफॉल्ट ये जो आया है यहाँ पे ऊपर देखेंगे IDLE सेल, ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा, ये पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम ये चीजें आपके सिस्टम में आ जाता है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 10 + 20, जैसे हम एंटर कर रहे हैं आप देख सकते हैं एडिशन होके आपको दिखा रहा है। यानी आपको कुछ करना नहीं है, आपको वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी एग्जांपल हमने देखा कि x = हमने 10 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि x को प्रिंट करना, राइट, x में 10 को मैंने स्टोर कर दिया है, राइट, डायरेक्टली स्टोर किया, मैं यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन से टाइप की वैल्यू है, सब कुछ डिक्लेरेशन मैंने नहीं किया, जस्ट x = 10 लिखा है। और अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करना, देखिए यहाँ पे प्रिंट करने के लिए भी आपके पास एक फंक्शन दिया है प्रिंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप x आप लिख सकते हो। तो x के पास क्या है, x की वैल्यू 10, तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे ये 10 आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। अब आपको ये देखना है कि मैंने आपको ये बताया कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है, तो आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, पाइथन इंटरनली उस चीज को समझ लेता है कि कौन से टाइप की है।
अगर वो चीज अगर आपको देखना होगा तो कैसे आप देखोगे? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, और ब्रैकेट में मैंने लिखा टाइप, और ब्रैकेट में फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ क्या, टाइप ऑफ एक्स, और एक्स में क्या वैल्यू हमने स्टोर किया है, यहाँ पे 10 स्टोर किया है। तो पाइथन को पहले से पता होता है कि अगर आपने एक्स कुछ 10 लिखा तो ये कौन सी टाइप की वैल्यू है, वो ऑटोमेटिक वो बता देगा। तो यहाँ पे टाइप का मतलब है कि इसका डेटा टाइप बताएगा कि एक्स में कौन सी टाइप की वैल्यू को आपने स्टोर किया। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है क्या, इंट, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिखा है 10.5, और अब मैं चाहता हूं कि इसका जो टाइप निकालना हो तो कैसे हम लिखेंगे, मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, टाइप ऑफ एक्स, और आप यहाँ पे जस्ट एंटर आप कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट बता रहा है। फ्लोट का मतलब जो पॉइंट वाले डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप एक चीज और आप यहाँ पे करना चाहें कि मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट या सिंगल कोट में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये कौन सी टाइप की है, अगर इसको चेक करना होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने किया, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, टाइप, और ब्रैकेट फिर से आपको देना है, और किसका, एक्स का। जैसे आप एंटर करेंगे आपको दिखा रहा है, देख पा रहे हैं स्क्रीन को, एस टी आर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप जो है इंटरनली वो आइडेंटिफाई कर लेता है, पाइथन आपको बताने की जरूरत नहीं है। लाइक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ पे कोडिंग जो है बहुत आसान है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दे रहा था, मैंने आपको बताया था ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू लर्न है। आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फोकस्ड होकर थोड़ा सा समझेंगे, हर एक चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है हमारा एक तो ये हो गया आईडी एल ई सेल, जहाँ पे आप डायरेक्टली आप चीजों को कर सकते हैं, रन करके आप यहाँ पे रन किया, जैसे एंटर करोगे रन होके आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज का यही आपको एडवांटेज होता है कि लाइन बाय लाइन चीजों को वो करके आपको डायरेक्टली आपको आउटपुट आपको दिखाता है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सी प्लस प्लस जावा में क्या होता है कि आप पहले आप कोडिंग लिखो, कोडिंग लिखने के बाद उसको कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद फिर उसको आप रन कीजिए, फिर आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पे जस्ट कोडिंग लिखा, एंटर किया, हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक और तरीका से हम देखेंगे, तो ये तो एक तरीका हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ सभी लोग समझ पाए होंगे क्या, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है ये चीज क्लियर है? तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन दें कि किस तरीके से आईडीएलई में हम काम करते हैं, और यहाँ तक अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज कंफर्मेशन दें। तो आईडीएलई आपको इंस्टॉल नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है। ये बाय डिफॉल्ट जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में आ जाता है आईडीएलई, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं कि दूसरा और एडिटर है क्या, एक और तरीका से हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो अभी मैं कर रहा हूं इसको एक बार समझिए। क्या यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऊपर, फाइल, देख पा रहे हैं सभी लोग? ये जो फाइल है यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कीजिए। जैसे न्यू फाइल ओपन करेंगे कंप्लीटली एक ब्लैंक आपको यहाँ पे चीजें दिखाएगा, और फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट सभी स्मॉल में लिखना है, इस बात पे ध्यान देना है। और यहाँ पे मैंने डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते तो हेलो वर्ल्ड जो होता है ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो उसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। ये मुझे प्रिंट करना है। एक चीज आपको समझना है कि पाइथन में जब भी हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर हम उस चीज को लिखेंगे, लेकिन डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, ये इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डबल कोट या सिंगल कोट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। अब यहाँ पे आपको एंटर करने से आउटपुट नहीं दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ आउटपुट हमें नहीं दिखेगा। वो हमारा कौन सा था, ये वाला पार्ट था, यहाँ पे हम डायरेक्टली हम एंटर करते थे और हमें आउटपुट मिलता था, इस बात पे ध्यान देना है। लेकिन अभी यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा। तो फिर हम उसके लिए क्या करना होगा उसको समझिए। सबसे पहले ये जो फाइल है, ऊपर आप कर्सर पे फोकस होकर देखिएगा, अनटाइटल्ड दिखा रहा है क्या, राइट, अनटाइटल्ड एक छोटा सा स्टार देखने को मिलेगा, और फिर अनटाइटल्ड आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है हमने सेव नहीं किया, इस फाइल को हमने सेव नहीं किया है पहले, तो इसे हमें सेव करना होगा। तो सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस मैंने किया है। ठीक है, कंट्रोल एस किया है, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में बना लेता हूँ, इसका नाम दे दिया हेलो पाइथन।
आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट फोल्डर का नाम है। और मैं कुछ कहीं अलग आ गया, हेलो पाइथन हमने नाम दिया था, हेलो पाइथन। और इसके अंदर फाइल का नाम आपको देना है, और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो मर्जी आप दे दो। मैंने दे दिया टेस्ट, बट एक्सटेंशन आपको देना है py। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग सीखते हो तो एक्सटेंशन डॉट सी होता है, सी प्लस प्लस में डॉट सी प्लस प्लस होता है, सीपीपी होता है, वैसे जावा में डॉट जावा होता है। तो सेम यहाँ पे पाइथन के लिए क्या होता है, फाइल का नाम और डॉट py आपको देना है। और जैसे इसको आप सेव करेंगे, अब सेव हो चुका है। और ऊपर आप देखेंगे लोकेशन भी दिखा रहा है, टेस्ट डॉट py। और उसका लोकेशन भी दिखा रहा है कि आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर में आपने टेस्ट डॉट py को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। अब सेव हो चुका है तो हम रन कैसे करेंगे, तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, कोई कमांड पास नहीं करना है। यहाँ पे आप रन देख पा रहे हैं क्या सभी लोग, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे रन वाला कमांड। और यहाँ पे आप या तो सिंपल सा F5 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें, या तो आप रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फाइल रन मॉड्यूल या F5 करें, मैं जस्ट यहीं पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, हमें आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और ये आउटपुट किस पे दिखा रहा है, जहां पे पहले हम कोडिंग करते जा रहे थे और एंटर करते थे आउटपुट मिलता था, वहीं पे दिखा रहा है। अगर मैं मान लीजिए इसको मैंने क्लोज भी कर दिया, कोई इशू नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया है। अब रन करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, और हमें यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाते जाएगा। ठीक है, दोनों स्क्रीन को भी एक साथ आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं दोनों स्क्रीन को एक साथ भी आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको किस कैसे प्रिंट करना है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार कंफर्मेशन दीजिए कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट हुआ। यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया, और डबल कोट में जो कुछ भी लिखेंगे हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करके हमें दिखाता रहा है। और रन करने के लिए यहाँ पे रन कमांड, और जैसे हमने क्लिक किया आप देखेंगे फिर से हमें आउटपुट यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, प्लीज कंफर्मेशन देखिए कैसे हमने यहाँ पे रन किया। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, सिर्फ हमारा ये कोडिंग का पार्ट यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया कि जस्ट एक हेलो वर्ल्ड हम किस तरीके से लिखेंगे, वो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस वाला पार्ट करना हो, वेरिएबल्स अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स की बात कर रहे थे, अगर वो हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा x इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, अब x इक्वल टू 10 लिखा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, हमें डिक्लेरेशन नहीं करना होगा। हमें ये बताना नहीं होगा कि पाइथन में कि हमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है। पाइथन काफी समझदार है, वो समझ लेगा कि आप कौन सी टाइप की वैल्यू आप यूज कर रहे हो। 10 लिखो ऑटोमेटिक वो समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लिख दिया x, तो प्रिंट मैं कर रहा हूँ x को। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था वहां पे हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करना था, तो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हमने लिखा था और आउटपुट हमें मिला था। लेकिन यहाँ पे मैं कोई डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट हमने यहाँ पे एक्स का नाम दे दिया, यानी वेरिएबल का नाम दे दिया। इसका मतलब क्या कि वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। तो अभी एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, और 10 है तो रन कैसे करेंगे, सेव जरूर कीजिएगा। जब भी आपने कोडिंग में चेंजेस आपने किया है, यू हैव टू सेव आफ्टर चेंजिंग इन योर फाइल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आपको दिखा रहा है, 10 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में कि वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन एक चीज आपने अगर गौर किया तो देखिए आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। ये 10 किसकी वैल्यू है, कहाँ से आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हमें एक मैसेज के साथ वैल्यू को प्रिंट करना होगा, तो कैसे करेंगे। अगर कोई आउटपुट अगर देखेगा तो 10, तो अब 10 किसकी वैल्यू, कहाँ पे स्टोर है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है ना, राइट ना। तो हमें कुछ मैसेज के साथ देना है कि लाइक द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, कुछ ऐसा भी लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको देखिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोट लिखो या सिंगल कोट आप लिखो, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो डबल कोट में या सिंगल कोट में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट करेगा। तो अभी जो सिलेक्टेड एरिया आप देख रहे हैं ये तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू जो भी है 10, तो वो 10 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बीच में कॉमा देना होगा कॉन्केट करने के लिए। ठीक है, इस बात पे ध्यान दें, कॉमा सिंटैक्स है। अगर आपने इसको अगर आपने छोड़ दिया, सिंटैक्स नहीं दिया, ये चीज पहले मैं दे देता हूं, यहाँ पे कॉमा दे दिया है। ठीक है, तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट करेगा।
कॉमा से कॉन्केट होगा और फिर एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। हमने सेव किया हुआ है, एक बार रन करके हम देख लें कि हमें आउटपुट मिल रहा है क्या। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट आ रहा है। यानी कुछ मैसेज के साथ साथ अगर वैल्यू को प्रिंट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाए होंगे, राइट ना। ठीक है, लेकिन अगर कॉमा अगर आप नहीं देते हैं, अब सेव करते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे रन करने जाएंगे, आपको एक मैसेज आपको दिखाएगा इनवैलिड सिंटैक्स, देख पा रहे हैं, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, यानी बता भी रहा है कि आपने कॉमा मिस कर दिया है आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज जो है मैं उम्मीद करूंगा कि इस एरर मैसेज को भी अभी आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो ये जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। बट कॉमा का क्या यूज है वो मैंने आपको बताया, कॉन्केट करना, ज्वाइन करना, कि इस मैसेज के साथ इसके वैल्यू को अपेंड करना, जोड़ने के लिए हम कॉमा यहाँ पे यूज हम करेंगे। क्लियर है कि वैल्यू कैसे प्रिंट करना है, डबल कोट में जो भी मैसेज है एज इट इज कैसे प्रिंट होगा, कॉमा का क्या सिग्निफिकेंट है, क्लियर होना चाहिए यहां तक। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब अगर आप देखेंगे कि जो कुछ भी हमें वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना हो, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमने कुछ दे दिया, हमने वाई की कुछ वैल्यू दे दिया, और मैं कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, जेड इक्वल्स टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई। अच्छा एक चीज और बताऊं, यहाँ पे सेमी कॉलन वगैरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कर्ली ब्रैकेट वगैरह का कोई कुछ इशू नहीं है। दूसरे लैंग्वेज में अगर आपने सेमी कॉलन छोड़ दिया एरर आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि काफी सिंपल है और आसान है, डायरेक्टली कोडिंग आप लिखे, आप इंग्लिश की तरह आप समझ सकते हो आप इसको, राइट। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्यों है, क्योंकि आप डायरेक्टली आप इंग्लिश में आप लिखिए और आपको आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए, आप यहाँ पे x10 है, y20 है, और हमने दोनों को ऐड कर दिया और उसको जेड में स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जेड को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो कॉमा जेड लिख दिया, इस तरीके से सेव किया, इसको रन करके हम देखते हैं। जैसे हम रन करेंगे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जेड इज 30, प्रिंट करके हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये हर चीज को आप यहाँ पे परफॉर्म करके आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज पे हमें ध्यान देना है कि अभी जो हमें मैसेज दिखा रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ जेड इज, जो भी आपको यहाँ पे था उसका आप हमें आउटपुट हमें दोनों का एडिशन करके दिखा रहा है। लेकिन आउटपुट देख के, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल मैसेज देता हूँ कि द सम एज, कुछ ऐसा दे दिया मैसेज। ठीक है, और अब आप यहाँ पे रन अगर आप करते हैं तो मैसेज हमें क्या दिखा रहा है, द सम इज 30, राइट। ये मैसेज हमें दिखा रहा है द सम इज 30, आपको दिखा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन को देखने के बाद क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कि एडिशन किसका किसका एडिशन हुआ है, ये हमें समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 30 जो है आप कैसे लाए हो, आप 30, आप 28+2 किया तो 30 आया, या 10+20 किया 30 आया, या 25+5 किया तो 30 आया। तो हमें फाइनल यूजर को स्पेसिफिक मैसेज देना है कि देखो भाई आपने इस 10 और 20 को ऐड किया, देन यू आर गेटिंग 30, राइट। तो उसके लिए हमें कैसे हमें मैसेज देना होगा, यहाँ पे हमें ऐसा शॉर्टकट मैसेज नहीं देना है कि सम इज 30, हमें ये बताना है कि द सम ऑफ 10 and 20 इज 30। तो हमें कैसे काम करना होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए आप उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा का यूज तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि कॉन्केट उसी से हम करते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा कि द सम ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, द सम ऑफ के बाद हमें चाहिए एक्स में जो वैल्यू है वो चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हुए डबल कोट के बाहर आना है, क्योंकि ये पार्ट मुझे एज इट इज प्रिंट करना है। फिर डबल कोट के बाहर निकलना है, कॉमा से कॉन्केट होगा और फिर यहाँ पे एक्स लिख दो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसके आगे भी मुझे कॉन्केट करना है, फिर से कॉमा देंगे, और फिर डबल कोट में मैसेज हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एक्स एंड, और फिर यहाँ पे कॉमा देते हुए वाई, और फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज, कॉमा, और यहाँ पे जेड। ठीक है, अब देखिए मैसेज इसका जो सिंटैक्स है उसको समझिए। आपको जस्ट मैंने भी आपको बताया कि डबल कोट में जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट ना। ठीक है, अब ये प्रिंट हो गया एज इट इज, फिर कॉन्केट करेगा कॉमा, और एक्स की जगह पे क्या प्रिंट कर देगा, राइट, यस, 10 प्रिंट करेगा, फिर कॉन्केट करेगा। अब सेम उसी लाइन में एंड प्रिंट करेगा, एज इट इज जैसा लिखा है मैंने वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉन्केट करेगा, वाई की जगह पे 20 आ गया, फिर कॉन्केट करेगा, इज एज इट इज प्रिंट होगा, फिर
कॉमा कॉन्केट किया और जेड की जगह पे जो भी जेड का वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट जैसा चाहिए था वैसा मिल रहा है क्या। आप देख सकते हैं द सम ऑफ 10 and 20 इज 30 प्रिंट करके हमें दिखा रहा है। क्लियर होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। तो ये कॉमा का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मीनिंगफुल मैसेज आप यहाँ पे अगर देना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप डेफिनेटली दे सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक समझने में कि कैसे हम यहाँ पे प्रिंट करने का जो सिंटेक्स है उस चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमारा हो जाता है कि कैसे हम प्रिंट हम यहाँ पे करेंगे। वापस से हम अपने कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये तो हो गया, प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन अब एक चीज और समझते हैं क्या कि अभी जो हम लोग यहाँ पे एडिशन को जो परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं, ये एडिशन किस तरह से एडिशन हो रहा है कि 10 + 20 हुआ और यहाँ पे हमें इस तरीके से मैसेज को प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या ये एक डायनेमिक प्रोग्राम है क्या, आप लोग बताएंगे क्या। डायनेमिक मतलब क्या, इस दो तरीके से प्रोग्रामिंग होता है, कि स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे दिया है ये एक मैंने हार्ड कोडिंग कोड कोड कर दिया कि पहले ही प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर मैंने बोल दिया कि 10 है और y की वैल्यू 20 है, इसको आप सम कर दीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी कैलकुलेटर में आपको कुछ कैलकुलेशंस करना होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि जैसे कैलकुलेटर को ऑन किया वो बता रहा है कि 10 + 20 = 30, ऐसा नहीं होता है। आपसे वो पूछेगा कि आपको कौन कौन से नंबर का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या कोई भी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो हमें ये जो वैल्यू है एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं देना है पाइथन में, तो हम कैसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यानी एज ए प्रोग्रामर ये मुझे 10 नहीं देना है, 20 हमें नहीं देना है। जब ये एप्लीकेशन को आप जब रन करते हैं, रन करते वक्त पूछेगा कि एक्स की वैल्यू आप कुछ डालिए, फिर वाई की वैल्यू कुछ डालिए, और जो कुछ भी आप डालते हैं वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो डायनेमिकली परफॉर्म होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, यूजर से कुछ इनपुट लो रन टाइम में। रन टाइम का मतलब क्या, जो एक और स्क्रीन आ रहा था जब हम लोग यहाँ पे रन पे जाके यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, तो उस स्क्रीन पे डेटा मांगेगा कि मुझे कुछ इनपुट दो एक्स के लिए, फिर वाई के लिए मुझे कुछ इनपुट दो, और फिर वो दोनों का जो भी आपने वैल्यू आप देंगे रन टाइम में उसको वो एडिशन करके फिर आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। तो कैसे उसको किया जा सकता है, तो देखिए इसके लिए हमारे पास में यानी पाइथन में एक आता है इनपुट फंक्शन आता है। जैसे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए। तो इनपुट लेना हो यूजर से उसके लिए इनपुट फंक्शन होता है। कैसे यूज करेंगे, एक्स में ऐसे रखा हूं, एक्स इक्वल्स टू रखना है, और आप क्या लिखेंगे इनपुट, और ब्रैकेट में क्या मैसेज यूजर को आप देना चाहते हो। तो डबल कोट के अंदर में मैंने क्या लिखा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन ये इस चीज को अलाउ कर देगा और यूजर से इनपुट ले लेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं सेम मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, y की वैल्यू। अब इनपुट फंक्शन की वजह से ये हमें मैसेज, ये जो डबल कोट के अंदर मैंने लिखा ये मैसेज प्रिंट होगा। अब यूजर जो कुछ भी इनपुट दिया 10 20 30 कुछ भी अगर दिया उसने, वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा, वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। दूसरा वैल्यू जो कुछ भी इनपुट के थ्रू आप देंगे वो वाई में स्टोर हो जाएगा। यानी अब एक्स और वाई के पास कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा जो कि यूजर ने रन टाइम में दिया होगा। उस दोनों का एडिशन करते हुए जेड में स्टोर कराएगा और फिर आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक प्रोग्राम हो गया। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। वो क्या ड्रॉबैक है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आप मैसेज देख पा रहे हैं, सेलेक्ट मैंने किया है। थोड़ा सा फोकस्ड होकर समझिएगा। अभी देखिए आप एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, अब यहाँ पे मैंने कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू दे दिया, रन टाइम में यूजर दे रहा है, मान लीजिए 40 दे दिया। दूसरा वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया 20 दे दिया। जैसे हम एंटर करते हैं, आप देखो द सम ऑफ 40 and 20 इज 4020, ये कैसे हो गया, राइट ना। जबकि हमें तो एडिशन करना था, नॉर्मल से एडिशन करना था, 40 + 20 दैट इज 60 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अलग ही कहानी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इनपुट का ड्रॉबैक हो गया। इसको हम कैसे सही करेंगे, पहले इसके पीछे की क्या कहानी है पहले उसको समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अब जो कुछ भी आप डेटा यहाँ पे स्टोर करवाते हैं तो इंटरनली जो है पाइथन समझ लेता है कि वो कौन सी टाइप का वैल्यू है। तो जो इनपुट फंक्शन जो अभी हम लोग यूज जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे इनपुट फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, इसका एक ये ड्रॉबैक है कि बाय डिफॉल्ट ये हर वैल्यू
एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। जैसे अभी मैंने 10 दिया तो 10 हमने समझ में आया कि इंटीजर वैल्यू है, एक होल नंबर वैल्यू है, लेकिन वो स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट किया, ये प्रॉब्लम हो रहा था। अगर आप स्ट्रिंग की तरह आप यहाँ पे ले रहे हो वैल्यू, तो वो क्या कर रहा है, कॉन्केट कर रहा है, जो भी वैल्यू हमने दिया था वो दोनों को ज्वाइन कर दिया उसने, एडिशन परफॉर्म नहीं किया उसने। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अभी आप देखो कि एक्स और वाई की वैल्यू अभी यहाँ पे यूजर जो कुछ भी दे रहा है इसके पास आ रहा है। मुझे ये चेक करना है कि एक्स और वाई के पास जो वैल्यू यूजर जो दे रहा है वो कौन सी टाइप में होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अभी कि टाइप कैसे निकालते हैं, प्रिंट लिखा और टाइप ऑफ एक्स मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है। और सेम इसी तरीके से वाई का जो वाई में जो वैल्यू आ रहा है वो कौन सी टाइप की, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है। जैसे हम रन करते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे रन किया। अब आप देखिए, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, देख पा रहे हैं मैंने सिंपल सा 10 दे दिया, एंटर किया, दूसरा आ गया कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, मैंने दे दिया 50 दे दिया। अब जैसे मैं एंटर कर रहा हूं, अभी देखो बता रहा है एक्स का जो वैल्यू था, वहां पे मैं टाइप निकाल रहा हूं कि एक्स के पास कौन सी वैल्यू था। मैंने तो दिया 10, होल नंबर इंटीजर में दिया, लेकिन वो स्ट्रिंग समझ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट वो लेता है, जब भी इनपुट फंक्शन के थ्रू आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं तो उस टाइम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है। और स्ट्रिंग में क्या होता है कि 10 और 50 कॉन्केट होता है, तो 10 50 बन जाता है, ना कि 60 होता है। ये चीज समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, हमें तो कैलकुलेशन एक्चुअल में परफॉर्म करना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये पार्ट अभी तो आप समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट जो होता है इनपुट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग में चीजों को कन्वर्ट करके देता है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं करता, स्ट्रिंग में ही आपको दे देता है जो कुछ वैल्यू दे रहे हो आप। तो ये पार्ट आप निकाल दीजिए। ठीक है। और जो पहले हमने रखा हुआ था, एक सेकंड, हमने जो पहले रखा हुआ था कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट था, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जो हम लोग कर रहे थे, और यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट हम कर देते हैं क्या, जस्ट हम सिंपल सा ये मैसेज लिख देता हूँ क्या कि सम इज, कॉमा देते हुए जेड को मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, इनपुट तो यूज करना ही होगा, लेकिन इससे पहले एक सिर्फ आपको इंट लिखना है, इंट फंक्शन के अंदर ऐसे, यहाँ पे इंट लिखा है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंट लिखेंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे और फिर यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी डेटा आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, बट ये इंट जो लिखा हुआ है उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और फिर आपका जो आउटपुट आएगा वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। कैसे होगा, रन करके आपको दिखाएं। अब ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल में कर रहा हूँ। अच्छा मैंने सेव नहीं किया, ओके मैं सेव कर दिया है और अब मैं बोलूंगा रन करो। अभी आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन को। ठीक है। आउटपुट स्क्रीन आ चुका है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने दे दिया 52, दूसरा वैल्यू दे दिया 10। अब आप देखिए सम इज 62, 52 प्लस 10 कितना होता है, 62 होता है। तो ये प्रॉपर तरीके से अभी हमें एडिशन ये परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो मैंने ये बताने की कोशिश किया कि रन टाइम में यूजर से इनपुट पाइथन में हम किस तरीके से लेते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि इनपुट फंक्शन तो यूज करेंगे, डबल कोट में जो मैसेज देंगे वो मैसेज प्रिंट होगा, और फिर बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन से आपको जो भी डेटा मिलता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, उसको हमें इंट यहाँ पे लिखने से क्या होगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो एक्स को स्टोर एक्स में स्टोर कर देगा, फिर सेम उसी तरीके से वाई में स्टोर करेगा, और फिर वहां पे कैलकुलेशन शो के आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करता है। अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे फ्लोट भी लिख सकते हैं, आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि इतना चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दें। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट को मैंने, छोटी से छोटे पॉइंट को मैंने काफी डिटेल में बताने की कोशिश किया है। राइट। अब एक चीज और, मैं ये तो हो गया हमारा जो एडिटर हमने यूज किया है, आईडीएलई जो बाय डिफॉल्ट आया था, हमने इसको डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया, बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ आता ही आता है। लेकिन आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी को भी आप डाउनलोड करके उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा, वो भी मैं करके आपको दिखा दूं, तो ताकि बेहतर तरीके से चीजों को और आप समझ पाएंगे कि दूसरे एडिटर में भी किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, मैंने नोटपैड प्लस प्लस मेरे सिस्टम में है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल न्यू। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, अब आप फाइल
पे क्लिक करते हुए, फाइल पे क्लिक करते हुए जस्ट यहाँ पे न्यू पे जाओगे आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको जस्ट कोडिंग लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रिंट लिखा, या अभी वाला जो प्रोग्राम है सेम उसी प्रोग्राम को यहाँ पे रख दूं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि इस कोडिंग को तो आप समझ चुके हो ना। इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये कहाँ, ये ऊपर आप देखो, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिए आप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटपैड प्लस प्लस, राइट। और इसको हम सेव करते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया। कहाँ पे सेव कर सकते हैं? डेस्कटॉप पे। अभी जस्ट एक फोल्डर मैंने बनाया था, डेस्कटॉप पे बनाया था ना, हेलो पाइथन करके। हेलो पाइथन करके एक फोल्डर बनाया था, बस उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ। इसका नाम कुछ अलग नाम दे देता हूँ। मैंने दे दिया सम, यहाँ पे कर रहा हूँ या एडिशन कर रहा हूँ, सम नाम दे दिया। सम डॉट एक्सटेंशन यहाँ पे भी क्या देना है? पी वाई आपको देना है, और इसको मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे भी जाके लोकेशन देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कर्सर आप रखते हो ना, आपको बताएगा कि डेस्कटॉप पे हेलो पाइथन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में हमने सम डॉट पी वाई नाम का एक फाइल हमने बनाया है। डॉट पी वाई तो कंपलसरी आपको देना है, ठीक है। ये कोडिंग तो हो गया, लेकिन अब इसको हम रन कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे आप जाके रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप रन करेंगे अलग तरीके से आउटपुट आएगा। तो हमें क्या करना होगा? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इस चीज को रन करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट अभी जस्ट मैंने ओपन करके आपको दिखाया था, राइट ना। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट को अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है और मेरा प्रोग्राम भी यहाँ पे है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना होगा कि प्रोग्राम एक्चुअल में है कहाँ पे। अभी जो पॉइंटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ये ब्लिंक हो रहा है, ये कहाँ पे है? सी में, यूजर्स फोल्डर में, एडमिन फोल्डर में जाके ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। लेकिन मेरा प्रोग्राम कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है। तो हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा। तो क्या लिखते हैं? सी डी डेस्कटॉप। सी डी का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे हम चले गए। एंटर हम करेंगे, अभी आप देख सकते हो हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। इस कमांड को थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहेगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स था। डेस्कटॉप पे हमने जो फोल्डर बनाया था, हेलो पाइथन नाम से फोल्डर बनाया था, तो हमें उसमें जाना है। तो हम क्या लिखेंगे? फिर से सी डी हेलो पाइथन, एंटर करते हैं। अभी आप देखो डेस्कटॉप के अंदर हम आ चुके हैं। कहाँ पे? हेलो पाइथन फोल्डर में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? उस लोकेशन पे हम आ चुके हैं। अब हमें उसको रन करना है। तो रन करने के लिए कमांड होता है पाइथन स्पेस दिया, और फाइल का नाम क्या है? सम है। सम डॉट एक्सटेंशन क्या है? पी वाई। ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है? पाइथन पहले लिखा, फिर सम डॉट पी वाई लिखा, और फिर हम एंटर करेंगे। अभी आप देखिए आ गया वही चीजें। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और ब्लिंक हो रहा है, मतलब आपसे वैल्यू मांग रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया 40, दूसरा वैल्यू दे दिया 20, और जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ सम इज 60 प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव करके आपको बता दिया। और कमांड यहाँ पे क्या लिखना है? सिंपल सा, रन करने के लिए आपको लिखना है पाइथन, और फाइल का जो भी नाम है वो आप दे दें सम डॉट पी वाई, और आपका जो कुछ भी आउटपुट होगा वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया कि हम प्रैक्टिकली किस तरीके से हम पाइथन के कोडिंग को कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। और दोनों ही अलग अलग एडिटर में आपको बताया है कि आप आईडीएलई जो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में जो आता है, जो पाइथन के साथ आता है, उसमें कोडिंग कैसे किया जाएगा। प्लस हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। प्लस हम आगे के सेशन में आपको बताएंगे कि हम वीएस कोड में भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले इतना जो मैंने आपको बताया है, इसमें कोई असाइनमेंट अभी नहीं दूंगा। अभी जस्ट इतना ही आप करके आप देखिए, तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कोडिंग करना इसमें कितना आसान है। कहीं भी सेमी कॉलन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और अगर आपने अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुना होगा तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। तो क्लियर है? तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और आने वाले सेशन में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करते जाएं हर एक चीज को। जैसे आज जो कुछ भी मैंने बताया आज के आज, इसको प्रैक्टिस आप कर लें। अप टू जितना मैंने यहाँ पे बताया है उतना आप करके देख लें, और फिर आपको भी समझना आसान होगा नेक्स्ट सेशन में, और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा, ऑल क्लियर है? सब कुछ समझ में अच्छी तरीके से आया?